स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। इससे पहले वाले लेक्चर में आज भी आरसीसी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आप लोगों को डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का उसमें कैसे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें हमने बता दी। अभी जब सर सिंगली वाले का और सिंगली का अभी तक मैंने जो किया प्रॉब्लम सारा ईजी था, फार्मूला छोटे थे। अभी जब डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का अभी करेंगे आज, तो उसमें देखेंगे फार्मूला थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसकी ना, तो हमें वो चीज़ें बड़े नहीं लगेंगी। थोड़ा सा आप भी क्या करो, थोड़ा व्यूज़ कम, आप लोग देखते नहीं हो पूरा वीडियो। कल का डाला हुआ हूँ, वो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने कितना देखा है। उसके बाद व्यूज़ भी आप लोगों ने कम ही लोगों ने देखा है, सब लोग देखते भी नहीं हो। तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है मत पढ़ो, लेकिन कम से कम जो पढ़ने वाला उसको तो शेयर कर दो, तो आप लोगों के दोस्त होंगे, साथी होंगे, सबका फ़ायदा हो। आप लोग नहीं करना चाहते मत करो। चलिए ठीक है, आज डिस्कस करेंगे डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के बारे में। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने कमेंट्री करके बताया भी था कैसे कैसे होगा, कैसे क्या है। नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा, हम फिर से उसको बना देंगे, वो लेक्चर फिर से डाल देंगे। डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब देखते हैं। सिंगली वाले मैंने आप लोगों को पता है सिंगली में क्या होता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है। यहाँ पे ये हो गया सिंगली वाला। डबली वाले केस में क्या होगा, दोनों तरफ रहेगा हमारा, यहाँ भी रेनफोर्समेंट रहेगा, यहाँ भी रहेगा। ठीक, इसको बोलेंगे ASC, मतलब AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। इसको बोलेंगे ASC, यानी ASC जो हुआ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और कंक्रीट। अब AST जो होगा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये ASC AST दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर ASC निकालना चाहें तो क्या होगा, यानी कि 2 × π/4 × 5 का स्क्वायर। 5 क्या डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। और AST का क्या होगा, क्योंकि 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे कितने बार है, 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × π/4 × 5 का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब आज हम आप लोगों को देखें इतना, बाकी डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब यूज़ करते हैं, सारा चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पता हो, जब कभी भी सिंगली रेनफोर्स बीम ओवर रेनफोर्स हो जाए, तब डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम यूज़ करते हैं। और जब कभी भी में स्पैन ज़्यादा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा स्पैन आ रहा हो, तब यूज़ करते हैं। और आपका लोड ज़्यादा आ रहा हो, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ रहा हो, लोड ज़्यादा आएगा तो बेंडिंग मोमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, तब भी यूज़ करते हैं। चलिए आप इसके आगे हम ज़रा बीम का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनालिसिस करेंगे, इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज जाओगे कहाँ से फार्मूला आया, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी फार्मूला होता है। तो देखेंगे इसको। अभी हम WSM से ही कर रहे हैं, LSM से भी करेंगे इसको। पहले फ़िलहाल WSM से कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद LSM से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर एनालिसिस की बात करें तो एक बीम बनाते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं। ये हुआ न्यूट्रल एक्सिस। मेन बार मैं नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ AST है। ये ऊपर जो प्रोवाइड करता हूँ इसको बोलता हूँ ASC है। एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे, M से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर कंक्रीट के हिसाब से लिखा जाए तो। और ये आपका B वैसे ही रहेगा, ये D वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। और जब कभी भी इसका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो हमें क्या करना है। चलिए इससे पहले इसका डायग्राम ज़रा बना लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम। सिग्मा ST। और देखिए
जहाँ कंक्रीट है उसके लेवल का भी तो बात होगा कि उसके लेवल, जैसे जहाँ पे स्टील लगा हुआ है ये कंक्रीट सेक्शन में, कंप्रेशन वाले में, वहाँ पे अलग स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। इस पूरे बीम का एक अलग सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ से अलग जनरेट हो रहा होगा जो कंप्रेशन वाले जोन में। तो इसको मान लेता हूँ मैं सिग्मा CBC, और यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको मान लेता हूँ C', और ये पूरा x होता ही है, आपको पता ही है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस। और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बचा, ये जहाँ तक हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे छड़ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं D' कर देते हैं, इसको भी D' बोल देते हैं। ठीक, D' का मतलब कवर है जो ऊपरी पार्ट में है हमारा, जो इफेक्टिव कवर है, जो कंक्रीट में स्टील लगा हुआ है उससे टॉप लेवल तक का ये डिस्टेंस होगा आपका D', जिसको कवर बोलते, इफेक्टिव कवर बोलेंगे। नीचे वाला क्या हो जाएगा D-x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये D देखिए इसके सेंटर तक का है, यहाँ लिखा हुआ मैं। अब देखिए चेंज कहाँ आएंगे, जब हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। डब्ली की बात कर रहे हैं, डब्ली बीम, सिंगली का नहीं कुछ तो याद करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XC, अगर इसे को बोले तो XC इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे XC इक्वल टू जैसे पहले था सिंगली वाले में वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। XC का वैल्यू वैसे ही रहेगा, क्या है M सिग्मा CBC इंटू D अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये तो फार्मूला रहेगा ही रहेगा। और इसका वैल्यू जो आएगा किस में आएगा, MM में। क्रिटिकल वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे को आएगी, थोड़ा सा लेंदी होगा, जब हम ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने लगेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे स्टील का, तब के केस में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल यहाँ के लिए तो ऐसे ही होने वाला है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ एक्स इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं जरा एक्सए की, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने की बात करते हैं। इधर वाले एरिया में करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो आपको इससे पहले भी बताया था मैंने सिंगली वाले में कि एरिया मोमेंट निकालते कंक्रीट साइड से, कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से, दोनों का साइड का एरिया मोमेंट निकाल के क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ भी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। एरिया मोमेंट फ्रॉम कंप्रेशन साइड इक्वल टू एरिया मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड। ठीक, इतना ही करना है। अब देखिए टेंशन साइड वाला एरिया तो फिक्स है कि देखिए यहाँ पे इधर वाला एरिया फिक्स कैसे है, इधर का एरिया मोमेंट अगर निकाले जैसे पहले हुआ करता था, क्या करते थे हम, एम ए एस टी, क्योंकि ये एम ए एस टी होता है और ये भी एम ए एस सी होता है, एम ए एस टी इंटू ये तो क्या हुआ, एरिया हो गया, मोमेंट निकालना है तो इसके सी जी से डिस्टेंस चाहिए हुआ, सी जी डिस्टेंस कितना, डी माइनस एक्स, तो हो जाएगा डी माइनस एक्स, इतना ही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले होता था वैसे ही रहने वाला, चेंज कोई नहीं होगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स से होगा। यहाँ ऊपर लिखा नहीं, ये जरा डब्ल्यू रेनफोर्स बीम जो लिखा उसको इरेज करते हैं, हमें जगह कमी पड़ेगी। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स ए, दूसरा वाला, पहला था हमने ये कैलकुलेट कर लिया था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए एरिया मोमेंट निकालेंगे, तो यहाँ टेंशन साइड वाला तो मैंने बता दिया कि बस इतना ही होने वाला है। टेंशन साइड में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि टेंशन में देखिए एक ही बार, वही जो पहले बार हुआ करता तो वही वाला है और कोई बार नहीं लगा हुआ है। जबकि हम जैसे इसमें जाए कंप्रेशन साइड में जाएँ तो हम देखेंगे यहाँ पे एक बार भी लगा हुआ है, ये स्टील वाला, एक ये वाला भी है। ठीक, तो ये चीज़ है, तो हम उसको करेंगे। देखिए कैसे, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पूरा एरिया देखिए, पूरे एरिया का मोमेंट निकाल लूँ, कंक्रीट के पूरे एरिया का मोमेंट निकाल के फिर ये वाला जो स्टील लगा हुआ है
उसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टील का हमें कंप्रेशन साइड है यानी कंक्रीट की केवल डिस्कस करेंगे। तो क्या करें, पूरा एरिया निकाल लो, फिर उसमें कंक्रीट लगा हुआ है, इस छड़ लगा हुआ है, तो छड़ को निकाल के छड़ का जो मोमेंट होगा उसको निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद इसमें क्या भरेंगे, कंक्रीट। तो कंक्रीट का मोमेंट एरिया निकाल के फिर इसमें भरेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहले जैसे करते थे वैसे ही, bxa² हो गया। नहीं समझ में आता तो जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए b इंटू एक्स ए, ये क्या हुआ, एरिया हो गया। ये एरिया हुआ b इंटू एक्स ए, ठीक, b इंटू एक्स ए इंटू सी जी डिस्टेंस। सी जी इसका सेंटर पर होगा कहीं इसके, तो इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, पहले ही बताया था कि क्या होगा, x/2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटू x/2 इतना होगा, b इंटू एक्स ए इंटू x/2। तो मेरे को जगह कम होगा इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, bxa² हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि जो स्टील का एरिया मूवमेंट होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अभी हम कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं, यानी केवल कंक्रीट की बात करेंगे। तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, MASC इंटू इसके CG से दूरी, इनके CG से दूरी। तो इसका CG देखिए ये है, इसके CG से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस ये, ठीक। तो वो होगा कितना, टोटल x है, यहाँ d' ऊपर छोड़ा हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू बचेगी कितना होगी, ये होगा XA माइनस d' होगा कि नहीं होगा, XA माइनस d' हो जाएगा ना, नहीं समझ में, देखते फिर से पूरा डिस्टेंस यहाँ कितना है, x है। और अभी स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील के CG से ही तो डिस्टेंस लेंगे न्यूट्रल एक्सिस तक का, जैसे यहाँ से लेते हैं इसके CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ऐसे यहाँ भी करेंगे, इसके CG से यहाँ न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, और CG से ऊपरी पार्ट तक का जो एज होगा वहाँ तक का कवर दिया हुआ d', वहाँ तक का कवर दिया d'। तो इतना पार्ट हमें निकालना है, टोटल हमें x पता है, तो x में से d' माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट पता चल जाएगा कि नहीं, तो वो पता हो जाएगा CG डिस्टेंस। तो ये तो एरिया हुआ इंटू x माइनस x', XA माइनस d', क्लियर है यहाँ तक, XA माइनस d'। अब देखिए ये तो हमने अभी क्या किया, टोटल जो था कंक्रीट उसमें से हमने स्टील को निकाल दिया, अब स्टील निकाल दिया तो वहाँ होल हो गया कि नहीं। जैसे आप घर में दीवार बनाते समय अगर जो पाइंट बांधते हैं या फिर जिसको फर्माबंदी बोलते हैं आप लोग, वो करते हैं तो वहाँ पे छेद रहता है ईंट लगाने के लिए। तो बाद में जब सारा काम हो जाता है तो उसमें ईंट फिल करके, फिर ईंट ही फिल करते हैं ना, फिल करके फिर उसको पैक करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो होल हुआ है हम एज्यूम करके लेके चलेंगे, मानेंगे कि इस होल में से हमने स्टील को निकाल दिया, जबकि पॉसिबल नहीं है कि निकाल दें, निकाल दिया और निकालने के बाद उसमें कंक्रीट भर दिया। तो कंक्रीट भरेंगे तो कंक्रीट वाला यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि भर रहे हैं, निकाल रहे थे तो माइनस किया, अब भरेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। निकाल रहे थे तो माइनस कर रहे थे, अब भरेंगे तो प्लस करेंगे। अब क्या है, IS कोड ने दिया हुआ 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करना है 1.5, उसके बाद ऐड करना है, तब जाके हमारा ये होगा। तो चलिए देखिए, तो इसी में जो ये है एरिया ऑफ स्टील कंक्रीट के लेवल पर लें, जो एरिया ऑफ स्टील है कंक्रीट के लेवल पर लें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अभी फ़िलहाल स्टील का निकाला हूँ, ASC XA माइनस d'। अब ऐड करेंगे तो 1.5 m, इतना याद रखिएगा, 1.5 m का मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 m इंटू ASC और फिर वही XA माइनस d'। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके CG से यहाँ तक की दूरी कितनी है, XA माइनस d' ही है। तो इतना ये वाला फार्मूला हुआ, इक्वल टू कर देंगे टेंशन साइड वाला, इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। टेंशन साइड वाला कितना है, MAST d माइनस x है, तो वो लिख देंगे MAST इंटू d माइनस x, वो तो पहले होता था वैसे ही रहेगा। अब देखो इन दोनों जगह से क्या कॉमन लग रहा है, ASC XA माइनस d' कॉमन लग रहा है कि नहीं, ASC XA माइनस d'। तो यहाँ पे करेंगे BXA का स्क्वायर बाई 2 माइनस को ना लेके प्लस में लेते हैं, प्लस में लेंगे तो देखिए, या माइनस में लेंगे तो ये माइनस में टर्म आ जाएगा, प्लस में करेंगे तो प्लस में आएगा। तो प्लस में माइनस में ले लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फ्री हो कि जैसे भी कंडीशन आप लेना चाहे ले सकते हो। या फिर देखो दोनों जगह कॉमन है, इन दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं इन दोनों जगह, तो प्लस ले लेंगे, क्या करते हैं
क्या कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है ASC XA माइनस डी डैश। इतना हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या है, बचा है हमारा, देखिए ASC XA माइनस डी डैश, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1.5 m है तो -1 बचा, अब प्लस में 1.5 m बचा, इक्वल टू में MAST D माइनस XA, इतना बचा हुआ है। अब देखिए माइनस वाला टर्म आगे लगा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको ज़रा पीछे कर देते हैं, तो हो जाएगा BXA² प्लस ASC XA माइनस डी डैश, दूसरे ब्रैकेट में 1.5 m माइनस 1 इक्वल टू MAST D माइनस XA। इतना होगा एक्चुअल डेट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ से XA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही सीधा-साधा रूल भी इसे यहाँ भी लगेगा, उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, एक्चुअल डेट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लिया। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए पहले क्या करते थे हम सिंगली रेनफोर्स बीम के विषय में BXA²/2 करते थे कि इसका एरिया B × X कर दो, इसके सीजी डिस्टेंस यानी XA/2 कर दो, तब ये हो गया था, इक्वल टू कर देते थे डायरेक्ट MAST D माइनस XA, तब करते थे जब कंप्रेशन साइड में हमारे पास स्टील नहीं हुआ करता था। अभी क्या है यहाँ पे कंप्रेशन साइड में डबली रेनफोर्स बीम के केस में कंप्रेशन साइड में हमने स्टील यूज किया हुआ है, तो क्या करना है उस स्टील का मोमेंट एरिया निकाल के, उस स्टील का मोमेंट एरिया निकाल लेंगे और उस स्टील की जगह कंक्रीट भरेंगे। और जब एक चीज़ हमने आपको लोगों को पहले रिलेशन पर बताया हुआ था कि ACC एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इक्वल टू M टाइम्स ऑफ AST, बताया था कि नहीं, M टाइम्स ऑफ AST। पहले एक इक्वेशन हमने सॉल्व करवाया हुआ था आपको इससे पहले, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ये, तो वहीं से आगे आएगा ये। देखिए पहले क्या करूँ, एरिया ऑफ स्टील का मोमेंट निकाल दूँ न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसका मोमेंट हमने निकाल लिया और उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी कि उसको हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, जब हमने यहाँ से छड़ निकाल लिया तो छड़ की जगह ऐसा तो होल तो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे, कंक्रीट फिल करेंगे। वहाँ पे कंक्रीट जब फिल करेंगे तो कंक्रीट का एरिया मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो कंक्रीट का एरिया मोमेंट निकालेंगे एट द किसके रिस्पेक्ट में, स्टील के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने बताया कंक्रीट का एरिया लिखूं या फिर M टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी एक ही बराबर है, स्टील वाले में M टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर कंक्रीट का एरिया लिखूं, बात एक ही है। तो अब देखिए IS कोड के अनुसार इसे 50% इंक्रीज करके लेना है, 50% इंक्रीज करके लेना है। ठीक, 50% इंक्रीज करके लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कंक्रीट जब गीला होता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब सूखता है तो वॉल्यूम कम होता है, इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज करके लेते हैं। तो इंक्रीज करके लेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे IS कोड के अकॉर्डिंग, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया और ये एरिया किसका हुआ, MAST क्या हुआ, इसका मतलब ये स्टील कंक्रीट का एरिया है, इनटू सीजी डिस्टेंस कितना है, पूरा x था, यहाँ से D डैश है तो D डैश को माइनस कर दिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितना बचा, XA माइनस D डैश, तो वही क्या कर दिया मैंने, XA माइनस D डैश। और ये क्या हुआ, एक कंक्रीट फिल किया हूँ, ये स्टील क्या हूँ, डिडक्ट किया हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्टील डिडक्ट किया हूँ, ये कंक्रीट फिल किया हूँ, क्योंकि कंप्रेशन साइड में स्टील कंक्रीट ही चाहिए। बाकी इधर का समझाने की जरूरत तो है नहीं, इधर का तो आप लोगों को पहले से पता है कि जो एरिया ऑफ स्टील है इसका सीजी से डिस्टेंस, एरिया तो हमने निकाल ही चुका है, और इसका सीजी से डिस्टेंस कर देंगे तो MAST इंटू D माइनस XA कर देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हम उसको ले लेंगे। देखिए कॉमन क्या है, ASC XA माइनस D डैश, यहाँ भी ASC XA माइनस D डैश कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ देखिए माइनस टर्म था, इसलिए -1 बचा, प्लस 1.5 m बचा। अब माइनस वाला टर्म पहले था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको बाद में कर दिया, तो ASC XA माइनस D डैश 1.5 m माइनस 1 कर दिया, इक्वल टू MAST। ये एक्चुअल डेटा न्यूट्रल एक्सिस हो गए। अब यहाँ तक तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे कि इसका मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करने की बात करेंगे, मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ का बात करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, मोमेंट की बात करेंगे इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं, ज़रा इसके स्ट्रेस डायग्राम में कुछ एनालिसिस देख लेंगे। देखिए एक स्टील यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस जनरेट होगा कि नहीं, यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो मतलब शियर फोर्स जनरेट होगा उसको C1 बोलता हूँ। किसके लेवल पे है, ये जहाँ स्टील लगा हुआ है उसके लेवल पे है। एक पूरे कंक्रीट का भी तो कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा होगा, कंक्रीट का जो जनरेट हो रहा है मान लेता हूँ यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसको बोलता हूँ C2। ये हुआ C1, इसको बोलता हूँ
C2। ठीक, अब जो लीवर आर्म निकालेंगे, और देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कि क्या है, ये क्या है, D डैश। अब जब लीवर आर्म निकालेंगे तो जब लीवर आर्म कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसमें दो लीवर आर्म मिलेगा नहीं, कि एक इसकी वजह से और एक ऊपर वाली की वजह से, दो लीवर आर्म मिलेगा, एक कंक्रीट की वजह से, एक ऊपर वाला स्टील की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लीवर आर्म होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं लीवर आर्म 2। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो लीवर आर्म होगा, इसको बोलते हैं लीवर आर्म फर्स्ट, क्योंकि C1 है यानी कंप्रेशन फोर्स है C1, और C2 है आपका कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट, कंप्रेशन फोर्स इन स्टील की वजह से जो है वो C1 है, C2 है स्टील कंक्रीट की वजह से। ठीक, और बाकी यहाँ से लीवर आर्म वाला कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका D डैश पता है, अब यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, जैसे ये वाली से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है कंक्रीट की वजह से, जो कंबाइंड कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उसके टॉप तक के लेवल का डिस्टेंस कितना होगा। तो कैसा सेव हो रहा है, ट्रायंगल का CG कहाँ होता है, ट्रायंगल का CG होता है 1/3 पे। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये हो जाएगा x/3। क्लियर है, इसका वैल्यू हो जाएगा x/3। तो ये हो गया। अब लीवर आर्म जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको फोर्सेस C1 और C2 कैलकुलेट करेंगे। पहले लीवर आर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि मोमेंट निकालते समय लीवर आर्म की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लीवर आर्म फर्स्ट की बात करें, लीवर आर्म फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस। ठीक, लीवर आर्म फर्स्ट की बात करें तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D है कि नहीं, ये देखो ये D है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का D माइनस यहाँ से ऊपर तक की दूरी को निकाल दें, कितना है D डैश, माइनस कर दें तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D डैश। तो ये लीवर आर्म फर्स्ट हो गया। लीवर आर्म सेकंड की बात कर रहे हैं, तो लीवर आर्म सेकंड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना D, उसमें से ये वाला चीज़ माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x/3 है, माइनस x/3। ये लीवर आर्म सेकंड निकल गया। इसमें तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक। देखिए कुछ नहीं है, ये क्या हुआ है, बस यही चीज़ तो ऐड हुआ है, तो इतना हमें घबराने की क्या जरूरत है, जो पहले करते थे उतना करेंगे, बस ये चीज़ जो ऐड हुआ है उस चीज़ को थोड़ा कंसीडर कर लेंगे। ये चीज़ देखिए जो ऐड हुआ है स्टील कंप्रेशन साइड में, वो कितना है, अब टॉप से उसका इफेक्टिव कवर कितना है, D डैश है। हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ होगा, उसके सेंटर से के कंक्रीट के स्टील के सेंटर तक की दूरी चाहिए होगा। तो टोटल दूरी हमें D पता है, उसमें से वाली दूरी माइनस कर देंगे, D डैश हो जाएगा, भाई लीवर आर्म फर्स्ट हो जाएगा, D माइनस D डैश हो गया। अब सेकेंड वाला बात करें, कंप्रेशन कंक्रीट की वजह से जो कंप्रेशन जनरेट हो रहा है तो वो कितने पे हो रहा है, वो CG पे लगेगा, कंक्रीट के CG पे लगेगा। तो इसका CG कितने पे होगा, इसका CG होगा, देखिए वही जो पहले करते थे हम सिंगली वाले में, कितने पे होता था, x/3 पे। देखिए x ये है, तो इसका CG कितना होगा, इसके 1/3 पे, तो x/3 हो गया। ठीक, लीवर आर्म निकल गया। और एक चीज़ और, फार्मूला में हमें C डैश चाहिए होगा, फार्मूला में हमें क्या चाहिए होगा, C डैश चाहिए होगा। तो उसको जरा कैलकुलेट करने का एक फार्मूला लिख देता हूँ, आपको वो याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखिए सिग्मा CBC बाई एक्स, सिग्मा CBC बाई एक्स, सिग्मा CBC बाई एक्स, क्योंकि सिग्मा CBC ये है, सिग्मा CBC बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक स्ट्रेस यहाँ जनरेट हो रहा है इतनी लेवल पे, क्योंकि ये स्ट्रेस कम है कि नहीं, उससे देखो ये वाला यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला इतना ही है, तो ये कम हो रहा है, तो ये कितना होगा, C डैश अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी आपका x में से D डैश माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ निकाला हुआ है मैंने x माइनस D डैश, तो हो जाएगा x माइनस D डैश इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हैं सिग्मा ST अपान m, सिग्मा ST अपान m अपान ये वाली दूरी चाहिए होगा, तो ये कितना है, D माइनस x। ये एक फार्मूला है, यहाँ से हम C डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमें फार्मूला में हमेशा C डैश चाहिए होगा, तो इसी फार्मूला से हम कैलकुलेट करके तभी हम वहाँ फार्मूला में C डैश की वैल्यू पुट अप करेंगे। किसके केस में, WSM के केस में। LSM के केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बता देंगे कि किस तरह से निकलेगा। ठीक, इतना इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं C1 निकालने की और C2 निकालने के लिए, यानी कंप्रेशन मतलब जो कंप्रेशन फोर्स C1 है, कंप्रेशन फोर्स C2 है और टेंशन फोर्स, तीन चीज़ें निकालेंगे। टेंशन साइड से हमें
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सिंगली रेनफोर्स बीम में जैसे करते थे वैसे ही कर देंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बल्कि टेंशन कंप्रेशन साइड से निकालने में हमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा फार्मूला, इसलिए टेंशन वाला नहीं बताएंगे तब भी काम हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस, कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस कर देंगे। फोर्सेस में पहला कैलकुलेट करेंगे C1 फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। पहला C1 फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए C1 कितना हो जाएगा हमारा, याद रखेंगे कि ये है स्टील की वजह से फोर्स निकालेंगे कितना आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए स्ट्रेस पहले से C डैश है, C डैश हमारा स्ट्रेस है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया जो होगा पहले कंक्रीट साइड से एरिया कितना होता था पहले उसको देख के फिर उसमें से स्टील वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। इस बात देखिए पहले जैसे करते थे इसमें से क्या करते थे, स्टील को डिडक्ट करते थे, इसमें कंक्रीट फिल कर देते थे, बात तो एक ही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंक्रीट का फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा उसको उसमें से स्टील वाला फोर्स जो लग रहा होगा उसको डिडक्ट कर दूँ, वही चीज़ करूँगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करता था, देखिए ये C डैश क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ, C डैश अपना स्ट्रेस हो गया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, C डैश स्ट्रेस हो गया, इनटू क्या कर दूं, एरिया कर दूं, तो एरिया कितना होगा 1.5 m, पहले ही बताया था कि 50% इंक्रीज करके लेते कंक्रीट के केस में, अभी कंक्रीट का निकाल रहा हूँ, तो 1.5 m ASC, ठीक। ये हो गया कंक्रीट का एरिया। अब इसमें से कंक्रीट के एरिया में से स्टील वाले को डिडक्ट करनी है, तो माइनस ASC इंटू C डैश, C डैश क्या आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंटू एरिया, क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ASC C डैश इंटू ASC कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, देखो दो यहाँ भी है C डैश ASC C डैश ASC, तो ये कॉमन ले सकते हैं। तो C1 यानी कंप्रेशन फोर्स C1 इक्वल टू हो जाएगा C डैश ASC, C डैश ASC कॉमन ले लिया हमने, बचा हमारा क्या 1.5 m माइनस 1 बचा, यानी C1 हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत हो रही थी C1 हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, यहाँ तक हमारा सही है। अब आगे करेंगे क्या, C2 कैलकुलेट करेंगे। तो C2 तो सिंपल है, जैसे पहले हम कैलकुलेट करते आ रहे थे। C2 इक्वल टू क्या होगा, वही स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना होगा इसका, सिग्मा CBC इंटू एरिया कितना होगा, देखिए स्ट्रेस कितना सिग्मा CBC और यहाँ पे कितना 0 हो रहा है, तो वही करेंगे सिग्मा CBC प्लस 0/2, ये तो स्ट्रेस हुआ, इंटू एरिया करेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा B इंटू एक्स, होगा कि नहीं, B इंटू एक्स एरिया हो जाएगा, तो हो जाएगा B इंटू एक्स, क्लियर है यहाँ तक। जैसे सिंगली रेनफोर्स, देखिए हमने क्या किया, इस कंक्रीट का स्टील का अलग निकाल दिया, बाकी अब सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह चलेगा। अगर स्टील को हमने निकाल ही दिया तो हमारा बीम कैसा बिहेव करेगा, कंप्रेशन साइड से अगर स्टील निकाल दिया तो हमारा बीम आपका सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह बिहेव करेगा। तो वही चीज़ हमने किया, यहाँ पे इसको डिडक्ट करके पहले ही निकाल दिया C1 अलग से। अब C2 जो होगा केवल और केवल कंक्रीट की वजह से फोर्सेस जो जनरेट होगा ये C2 जो है कंक्रीट की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होगा। तो अब देखिए C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा CBC/2 इंटू B इंटू एक्स, ये फोर्सेस हो गए C2, है ना। अब देखें टेंशन साइड T, अगर यहाँ पे बोल देता हूँ T भी है, टेंशन साइड से भी फोर्सेस निकालने की कोशिश करूँ तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल है कि स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना है सिग्मा ST इंटू एरिया कितना है ASC, सॉरी AST, स्टील साइज से हो जाएगा। तो स्टील साइज का निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले करते आ रहे थे उसी तरह से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो ये स्ट्रेस फोर्सेस निकल गए, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करूं मैं, M1 और M2 अलग कैलकुलेट कर दूं, या फिर देखो ये इसके लिए M1 बोल देता हूं, इसके लिए M2 बोल देता हूं, फिर कंबाइन निकालने के लिए M1 प्लस M2 बोल दूंगा। चलिए पहले C1 C2 क्या उसको समझाते हैं। C1 है फोर्सेस इन कंप्रेशन ड्यू टू स्टील
स्टील जो कंप्रेशन में उसकी वजह से फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो स्टील की वजह से कंक्रीट, सॉरी स्टील की वजह से कंक्रीट में जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो हो गया C1। C2 जो हुआ कंक्रीट की वजह से जनरेट फोर्सेस इन कंप्रेशन या इन कंक्रीट ये हो गया C1 और C2। C2 हो गया कि कंक्रीट की वजह से फोर्स, C1 हो गया आपका स्टील की वजह से फोर्स, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा चीज़ें हमें इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ इरेज कर देते हैं और बाकी इधर वाला जो हमने लिखा हुआ इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि ये तो हो चुका है, जगह कम पड़ेगा इसलिए। देखिए अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। MR, तो MR इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2, या बोल दूँ MR1 प्लस MR2। MR1 क्या हुआ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील इन कंप्रेशन में स्टील की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो जनरेट हो रहा है M1 हो गया, MR1 हो गया, MR2 क्या हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंक्रीट। देखिए MR1 क्या हुआ, स्टील की वजह से कंक्रीट में जनरेट होने वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध आघूर्ण है। MR2 क्या है, इस कंक्रीट की वजह से जनरेट होने वाला प्रतिरोध आघूर्ण है MR2। ठीक है, ये चीज़ है, इनको इरेज करेंगे, इसको लिख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए दोनों को निकाल के बाद में ऐड कर देंगे, तो M1 निकालेंगे। ठीक, M1 निकालेंगे तो क्या होगा, M1 इक्वल टू क्या होगा हमारा कि C1 इंटू लीवर आर्म कर दूं, फोर्सेस इंटू लीवर आर्म करता हूं तो हमारा क्या निकल जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू CG से डिस्टेंस। तो वही है यहाँ पे C1 इंटू लीवर आर्म फर्स्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, लिखेंगे यहाँ पे। देखिए C1 कितना हमारा, C डैश ASC 1.5 M माइनस 1, ये क्या हुआ, फोर्स हुआ, इंटू CG कितना, D माइनस D डैश क्या है हमारा CG। इसका मतलब CG का मतलब क्या हुआ कि हमारा लीवर आर्म है D माइनस D डैश, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो MR1 निकल गया हमारा, क्या निकला, MR1 निकल गया। ठीक, ये हो गया हमारा MR1। MR2 निकालेंगे तो क्या होगा, C2 इंटू लीवर आर्म सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए MR2 कितना हो जाएगा हमारा, C2 कितना है, C2 है हमारा सिग्मा CBC/2 इंटू बी इंटू एक्स, सिग्मा CBC/2 इंटू बी इंटू एक्स हमारा C2 है। तो ये हो गया सिग्मा CBC/2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू लीवर आर्म 2 कितना है, D माइनस x/3। देखिए ये वाला जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में हम करते थे, ये सिंगली रेनफोर्स बीम में जैसे करते थे सेम टू सेम वैसे ही कि नहीं, कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही है, बस अलग क्या हुआ ये वाली चीज़। अब क्या करते हैं, कंबाइन निकाल देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको जरा इरेज करेंगे। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो M इक्वल टू कितना है, सॉरी MR, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं MR इक्वल टू MR1 प्लस MR2, ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए MR निकालने के लिए MR1 कितना है C डैश है कि नहीं, MR C डैश, ये वाला देखो C डैश ASC
1.5m माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश। ये हुआ किसका, MR1 प्लस करेंगे इसमें किसका, MR2 का, तो सिग्मा CBC/2 इंटू बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स बाई 3। ये हो गया। इसको ज़रा जैसे हम याद कर सके, इजी हो हमारे याद करने में, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने में इजी हो, तो MR इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा CBC/2 इंटू बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स बाई 3। इतना सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में करते थे, और उसमें प्लस इसको ऐड कर देना है C डैश ASC 1.5m माइनस 1 इंटू फिर D माइनस डी डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का डबली रेनफोर्स बीम के केस में। और MRT निकालेंगे तो MRT जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में होता था वैसे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है वो तो। और ध्यान दीजिएगा MRT कभी भी कैलकुलेट करने के लिए डबली रेनफोर्स बीम का केस में आपको नहीं देगा, MRC ही निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा फार्मूला अलग अलग है, ताकि आपको पता तो चले कि कैसे निकलेगा। हाँ, फंसाने के लिए अगर देना चाहे आपको कंफ्यूज करने के लिए तो उस तरीके से दे सकता था कि स्टील साइड से निकाले, तो स्टील साइड से कैसे निकलता है आपको पता है, जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में निकालते थे वैसे ही यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें याद क्या करना है याद हमें करना है ये और प्लस ये, यानी कि ये चीज़ जो MR1 था वो ये वाली चीज़ याद रख के अभी रखनी है, और फिलहाल ये याद रखनी है किसके लिए, एरिया ऑफ स्टील जब कैलकुलेट करेंगे तब। कंप्रेशन में अलग, टेंशन में अलग। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे, इरेज करेंगे सारा, फिर से देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें दो एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं। अगर AST टोटल बात करूं तो कितना होगा, ASC प्लस AST1। अगर इसको AST1 बोलता हूं तब AST1 ASC इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमें टोटल स्टील का एरिया निकल जाएगा कि बीम में कितना लगेगा। चलिए ASC1 कैलकुलेशन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, यानी कि क्या, ASC कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था हमारा कि M1 इक्वल टू था, कितना था नहीं याद है, यहाँ से देख लो, ASC डैश ASC 1.5m माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश था M1। तो देखिए मोमेंट हम बाद में बताएंगे, मोमेंट M1 कैसे निकालेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए ASC निकालना है तो ASC इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा हमारा M1 अपान C डैश 1.5m माइनस 1 डी माइनस डी डैश। ये होगा ASC निकालने का। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, उसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इजी है, उसको क्या करना है, M2 इक्वल टू कर देना। M2 इक्वल टू हो जाएगा, M2 इक्वल टू कितना हो सकता है, M2 कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या कर देना है, एरिया ऑफ स्टील के इक्वल कर देना है। M2 को कैलकुलेट करके तो उसको जो हमारा एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे वहाँ से M2 के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे, इजी है वो वाला, जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में कर देते वैसे ही है। देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या करते थे, मोमेंट MR इक्वल टू क्या होता था हमारा, क्या होता था, सिग्मा ST इंटू AST, AST1 बोल देता हूँ इसको, थोड़ा AST1 चाहिए होगा हमें यहाँ, D माइनस एक्स बाई 3 करते थे। तो वैसे यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो इसको M2 बोलता हूँ, M2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा ST इंटू AST1 D माइनस एक्स बाई 3। अब यहाँ पे AST के चाहिए होगा हमें, AST1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो M2 अपान हो जाएगा सिग्मा ST इंटू AST1, सॉरी सिग्मा ST D माइनस एक्स बाई 3। ये हो जाएगा इस तरीके से।
और देखिए यहाँ पे जो M2 हमारा मोमेंट बैलेंस सेक्शन के केस में जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो वाला हमारा M2 है। तो उसे बताते हैं कैसे आएगा। M2 को निकालने को QBD स्क्वायर वाला फार्मूला हम जानते हैं, वैसे निकाल लेंगे। और एक मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एक हमारा आया रहेगा। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करेंगे फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है ये वाली, और ये वाला जैसे हम सिंगली रेनफोर्स बीम में करते थे उस तरह से एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकाल दिया। टेंशन साइड से जो कम मूवमेंट आता है उसको निकाल के उसमें से इस तरह डिवाइड करके ये वाला फार्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इसको जरा इरेज करेंगे। अब M1 और M2 कैसे आएगा वो उस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ पता होगा तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो इनको जरा इरेज करते हैं फिर देखते हैं। चलिए देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें बहुत कुछ दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट जिसको BM बोलता हूँ, BM कैलकुलेट कर लेंगे। तो BM इक्वल टू क्या होगा, अगर UDL ही होगा UDL को ही कंसीडर करेंगे। अगर RCC में UDL लेके चलेंगे कितना होगा, ओमेगा L स्क्वायर अपान 8। ये वाला बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब देखिए जो MR2 निकालते हैं, जिसको M2 बोला था मैंने, M2 या MR2 जो निकालते हैं वो क्या होता है, वो बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू बैलेंस सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू बैलेंस सेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं MR बैलेंस भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू बैलेंस सेक्शन या फिर इसी को MR बैलेंस भी बोलते हैं। और ये होता कितना है, QBD स्क्वायर। एक बार हमने बताया था QBD स्क्वायर का यूज होगा आगे चल के, देखिए यहाँ पे होगा। अब देखिए MR2 या फिर इसको बोलता हूँ M2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, QBD स्क्वायर। ठीक, अब देखिए Q कैसे आएगा, Q होता है सिग्मा CBC बाई 2 इंटू K इंटू J। K कितना होता है, सिग्मा M सिग्मा CBC अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक, अगर इसी में D से मल्टीप्लाई कर देता तो हमारा क्या हो जाता है, वो XC हो जाता। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, K इक्वल टू XC अपान D, ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं। और J जो है हमारा, J क्या है, J है हमारा 1 माइनस K/3, 1 माइनस K/3 हो गया हमारा J। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं जरा। देखिए इस तरह से हो गया हमारा। यहाँ से K और J कैलकुलेट करके फिर Q कैलकुलेट कर लेंगे, फिर B और D हमें पता रहेगा। B हमें चौड़ाई होगा B सेक्शन का, D हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा, उसको स्क्वायर करके हम MR2 निकाल लेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा MR2 निकल गया, इसको इरेज करते हैं। MR1 कैसे निकालेंगे, देखिए MR1 जो निकालेंगे, MR1 या MR1 या M1 बोल रहा हूँ, उसको जो निकालेंगे तो ये जो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हमारा यही होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो ग्रेटर देन होगा MR2 या फिर इसी को बोलता हूँ M2 से ज़्यादा रहेगा हमेशा। और हमेशा याद रखिएगा M2 से ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो टेंशन में हमारा मोमेंट रजिस्ट होने वाला था उसको तो रजिस्ट कर लिया हमने। अब जो बाकी मोमेंट उसका बचेगा वो कौन रजिस्ट करेगा, कंप्रेशन में जो स्टील है वो रजिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जो M1 या फिर MR1 निकालेंगे तो उसके लिए हो जाएगा MR1 या फिर M1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेंडिंग मोमेंट यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में से क्या करूं, MR1 को माइनस कर दूंगा, MR1 को माइनस कर दूंगा। तो देखिए M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, बेंडिंग मोमेंट माइनस M हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट आया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट अगर हमारा आ गया 25 किलोन्यूटन मीटर, ये बेंडिंग मोमेंट अगर हमारा इतना आ गया और हमने QBD के हेल्प से MR बैलेंस निकाला, QBD स्क्वायर के हेल्प से हमारा MR1 आ गया या फिर M1 आ गया, जो हमारा QBD स्क्वायर किया हमने तो हमारा MR1 आ गया, जो मान लेते हैं हमारा आ गया 17 किलोन्यूटन मीटर। तो M1 कितना हो जाएगा, MR2 आया था सॉरी M2, तो M1 कितना हो जाएगा हमारा, M1 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट में से M2 को माइनस कर देना है, बेंडिंग मोमेंट में से M2 को माइनस कर देना है। तो देखिए कि होगा क्या, 25 माइनस 17 कर देंगे, 25 माइनस 17 कर देंगे तो 8 किलोन्यूटन
मीटर हमारा बच जाएगा जो M2 होगा। तो M2 कितना होगा, M2 कितना लेके चलेंगे 8 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रखेंगे M2 जो लेके चलेंगे 8 किलो न्यूटन मीटर लेके चलेंगे। ठीक है, इतना देखेंगे और आज के लिए इतने पे ही छोड़ेंगे। MR2 निकाल लेंगे, M1 निकाल देंगे। हाँ, एक चीज़ और, इसको ज़रा इरेज करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला कैलकुलेशन वाला स्टेप जो बताया था नहीं समझ में आ गया, रिवाइज करके आप लोग देखिएगा। बार बार उसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बढ़ेगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, उसको बता देता हूँ। टोटल स्टील, टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टील जो AST बोलता हूँ, तो AST इक्वल टू हो जाएगा। देखिए हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ASC और AST1, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा AST1 प्लस ASC, इसको जोड़ेंगे तभी हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील निकलेगा mm² में। और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें नीचे कितना रखना है। MST जो किया वहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ बार नीचे यूज करना है और कितना नंबर ऑफ बार ऊपर यूज करना है। ये तो हमारा साइड पे आने की बात है, लेकिन जब हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़े ना बोलेंगे कि हमें AST1 दो अलग, ASC दो अलग। हम सारा चीज़ जो खरीद के लाएंगे एक साथ ही तो लाएंगे, पूरा स्टील खरीद के। तो जब पूरा स्टील खरीद के लाएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए टोटल स्टील कितना लगने वाला है। तो हमें यहाँ तो पता चलेगा AST हम लेके जाएंगे, मार्केट में से खरीद के लेके आएंगे। अब साइड पे हमारे आया, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे हम अपना देखेंगे कि हमारा AST1 कितना हो रहा है, यानी कि इसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कितना छड़ लगाना, नंबर ऑफ छड़ लगाना है। और ASC यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कितना छड़ लग रहा था, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ऊपर कितना लग रहा था और नीचे कितना लगेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसकी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम में क्वेश्चन उठा लेंगे, इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे कि कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या फिर ये मजाक हुआ था अभी तक। अब रिवाइज करके देखिएगा, मज़ा आएगा इसको। कोई फार्मूला टफ नहीं है। आधा फार्मूला है आपका सिंगली रेनफोर्स बीम वाला, उसी में ऐड हो गया है किसके लिए वजह से, जो कंक्रीट में स्टील यूज किया गया है उसकी वजह से थोड़ा सा ऐड हो गया है। तो उस चीज़ को आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऐड हुआ है, तो उसको ऐड करने वाली चीज़ ही बस याद करनी। देखिए ये वाली चीज़ तो हमें पहले से याद है, क्योंकि इससे पहले हम न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ हमें याद है। याद करने वाली चीज़ क्या है, बस ये, इसी को क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे ही एक्चुअल डेटा न्यूट्रल एक्सिस में भी क्या करना है, बस स्टील का, इसकी वजह से जो आ रहा था, स्टील इन कंक्रीट में की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा था, उसको अलग से बस क्या किया हूँ, ऐड करके डिडक्ट किया हूँ, बस उतना ही किया हूँ, और कुछ नहीं है। इतना ही है ना, तो वही चीज़ है, इतना याद कर लेंगे। बाकी इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। और थोड़ा वीडियो आप लोग पूरा देखा करो, बहुत कम ही देखते हो। वीडियो पूरा देखो तभी समझ में आएगा। 2 मिनट देख के सोच रहे हो कि RCC के मास्टर बन जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। तो उसे पूरा देखिए आप लोग। आज के लिए ओवर करते हैं सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।